राधे राधे। मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। मनुष्य चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले, वो अपने कर्मों से बच नहीं सकता। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जैसा आप कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है? अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, क्योंकि इसमें पूछने वाली क्या बात है। ये तो सत्य ही है कि जैसे हम कर्म करते हैं हमें फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। लेकिन एक बार आप आंखें बंद करके अपने आप से ये प्रश्न कीजिए, आप देखिएगा कि आपको इस प्रश्न का उत्तर स्पष्टता से नहीं मिल पाएगा। एक बार आपके मन में ये संशय जरूर आएगा कि क्या ये बात सच है या झूठ। दोस्तों, आज हम इस कहानी से हम समझेंगे कि कर्मों का खेल आखिर अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा ये कैसे होता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहा करते थे। एक दिन वो अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव में जा रहे थे। उनका वो दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उस पंडित के गांव से उसका दोस्त का घर बहुत दूर था। वहां तक पहुंचने के लिए बीच बीच में बहुत सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में अपनी धुन में चला जा रहा था। वही चलते चलते उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। जब रास्ते में उन्हें एक आदमी मिल रहा था तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा था और वो भी उन पंडित के साथ ही चलने लगता है। उस आदमी को देखकर वो पंडित बहुत खुश हो जाते हैं। पंडित जी ने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से उनका सफ़र भी आसानी से कट जाएगा। बात करने की शुरुआत करने के लिए उस पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम धर्मराज बताया। पंडित को ये सुनकर वो नाम कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उन्होंने नाम के विषय में कुछ और बात पूछना उचित नहीं समझा। वो दोनों धीरे धीरे साथ में चलते रहे। तभी कुछ ही दूरी पर एक गांव आता है। गांव का प्रवेश द्वार आते ही धर्मराज ने पंडित से कहा कि तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में कुछ काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। तब पंडित ने उससे कहा कि ठीक है। वह आगे बढ़ जाता है। लेकिन कुछ देर बाद ही उस गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को एक सांड ने अपनी सींग में फंसाकर मार दिया। जैसे ही सांड ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक कुछ ही देर में धर्मराज उस पंडित के पास आ गया और फिर दोनों चलना शुरू कर देते। और चलते चलते वो दूसरे गांव के द्वार पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उस गांव के बाहर एक बड़ा विशाल मंदिर बना हुआ था। वहाँ आराम करने की सुविधा काफ़ी अच्छी थी। पंडित के दोस्त का घर भी अभी बहुत दूर था और रात्रि भी होने वाली थी। तब पंडित ने धर्मराज से कहा कि अब रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थकान भी होने लगी है और कुछ भूख भी लग रही है, तो यहाँ पर भोजन करके यहीं पर कुछ देर आराम करते हैं, फिर सुबह के समय आराम से आगे की यात्रा पूरी करेंगे। तब धर्मराज ने कहा ठीक है कि मुझे इस गांव में किसी को ज़रूरी सामान देने जाना है, तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के कुछ देर बाद ही उस गांव में धुआं उठता दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती। ये देखकर पंडित ने सोचा कि धर्मराज जहाँ भी जाता है कोई ना कोई अनहोनी हो ही जाती है, कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन पंडित ने उस व्यक्ति से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और वो दोनों वहीं पर सो गए। सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद ही रास्ते में एक फिर से गांव आता है। धर्मराज ने फिर से पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है। मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद आपको आगे रास्ते में मिलूंगा। ये कहकर धर्मराज वहाँ से चला गया। लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गए। वो वहीं खड़े होकर धर्मराज को देखते रहे कि वह कहाँ जा रहा है और क्या करता है। तभी वहाँ पर लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय धर्मराज फिर से उस पंडित के पास पहुँच गया
लेकिन ये देखकर पंडित से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी हो ही जाती है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? तब धर्मराज ने कहा कि पंडित जी, मैं तो सोचता था कि आप बहुत ज्ञानी हो, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है। परंतु आप तो मुझे अभी तक समझ ही नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। जब पंडित ने फिर से कहा कि मैं समझ तो गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ शंका है कि अगर आप ही मुझे अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। तब धर्मराज ने ये उत्तर दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूँ जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि वो पंडित भी ये बात समझ चुके थे, लेकिन फिर भी वो धर्मराज के मुंह से ये बात सुनना चाहते थे। लेकिन ये सब बात जानकर वो थोड़े घबरा गए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत रखी और वो धर्मराज से पूछने लगे कि यदि तुम सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ कि अगली मृत्यु किसकी है। तब धर्मराज ने उत्तर दिया कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो। पंडित को पूर्ण विश्वास हो गया धर्मराज यमदूत हैं, तो वो घबरा गए। वो अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वो पलटकर अपने गांव की तरफ वापस आगने लगे। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उनका मित्र उनकी तरफ तेजी से बढ़ा चला आ रहा है, जो कि पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र की आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उनका मित्र काफी देर से उनका पीछा कर रहा है, लेकिन वो तो बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी था, इसलिए ना तो वो पंडित को आवाज देकर रोक पाया और ना ही वह उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो पंडित के पास पहुंचा, वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। पंडित जैसे हक्का बक्का होकर धर्मराज की तरफ देखने लगा, जैसे कि वो पूछना चाह रहा हो कि आखिर ये सब क्या हुआ। धर्मराज पंडित के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझ गया था और बोला, तुम्हारे मित्र ने तो पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वो वहीं से तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वो तुम तक नहीं पहुंच पा रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती, इसीलिए दिल का दौरा होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब तो पंडित को पूर्णतः विश्वास हो गया था कि धर्मराज ही एक यमदूत हैं और उनका कार्य जीवों के प्राण हरना है। लेकिन पंडित तो एक ज्ञानी व्यक्ति था, वो ये भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं है, सबको एक न एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने आप को संभाल लिया। लेकिन तभी पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई, इसलिए उसने धर्मराज से पूछा कि जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे। ये प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूँ, किंतु लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास तो अपनी समस्याओं के अलावा किसी और के बारे में सोचने या समझने या उसे देखने का समय ही नहीं है। तब पंडित ने धर्मराज युद्धदूत से पूछा कि क्या तुम बता सकते हो मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। तब महाकाल ने कहा, हालांकि किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो या मनुष्य ये जानकर कि उसकी मृत्यु कब और कैसे होगी वो दुखी हो जाता है। हालांकि तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। महाकाल ने कहा, तो सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और हैरानी की बात तो ये होगी कि तुम स्वयं ही उस फांसी को खुशी से स्वीकार कर लोगे।
इतना कहकर ही धर्मराज वहां से चले गए, क्योंकि अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति क्रियाक्रम करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, वो अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी खोजता है। तो पंडित ने भी वही किया। क्योंकि पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। उस पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री हैं, वो मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का समाधान करेंगे। पंडित ये सब सोचता हुआ राज दरबार में पहुंच जाता है और राजा से सारी घटना के बारे में बता देता है। तब राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर उनसे सारी समस्याएं बताई और उनसे सलाह भी मांगी। अंत में सभी ने सोच समझकर विचार किया और कहा कि अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी। लेकिन मृत्यु तो तभी होगी जब वो तो कभी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वो किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो मृत्यु भी नहीं होगी। मंत्रियों की ये सलाह राजा को भी सही लगी। इसके बाद पंडित के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाता था। लेकिन पंडित अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकता था, ताकि पंडित को ये ना लगे कि वो राजा की कैद में है। वो तो पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे ऐसी समय बीतता गया और महीने गुजरते गए और पंडित की मृत्यु का समय नज़दीक आने लगा। और एक दिन वो दिन भी आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन उसकी मृत्यु होनी थी उस रात पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया, ताकि जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए, ताकि उसकी मृत्यु टल सके। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और इस बीमारी के बारे में वो स्वयं ही नहीं जानता था। तो राजा या मंत्री या किसी और को इस बीमारी के बारे में बताने का सवाल ही नहीं उठता था। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। वो पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से नींद नहीं ले पाता। तो उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। वो उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गए, क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका। अस्तबल में पहुंचकर वो सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर बैठकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा से बाहर चला गया। वो नींद में चलकर पड़ोसी राज्य में पहुंच गया। इतना ही नहीं, वो उस राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उस महल के पहरेदार ने भी उसको नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की, क्योंकि सभी लोग रात्रि का अंतिम पहर होने के कारण सभी गहरी नींद में थे। वो पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया, जहां राजा और रानी सो रहे थे। जब सुबह हुई तो पंडित को राजा ने रानी के बगल में सोया हुआ पाया। तो राजा को ये देखकर बहुत क्रोध आ गया। राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया, लेकिन वो बड़ा आश्चर्यचकित था कि आखिर मैं यहाँ कैसे पहुँचा। लेकिन वहाँ उसकी ये सब सुनने वाला कोई नहीं था। अगली सुबह राजा ने उस पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। पंडित को देखते ही राजा आग बबूला हो गया कि उसे फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुना दिया। फांसी की सजा सुनकर पंडित कांपने लगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल तक कैसे पहुंचा, और मैं ये भी नहीं जानता हूं कि मैं आपके कक्ष तक और महारानी के बगल में मैं कैसे सो गया। आपके किसी पहरेदार ने या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं? लेकिन मैं आज इतना जरूर जानता हूं कि आज के दिन मेरी मृत्यु होनी थी और वो आज सच होने भी जा रहा है। राजा को ये बात सुनकर अजीब लगा। उसने पंडित से पूछा कि तुम्हें कैसा पता चला कि आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली है? राजा के पूछते ही पंडित ने अपने 6 महीने पुराने सारे वाक्यान का सार राजा को सुना दिया। पंडित बोला, हे महाराज, मेरा तो क्या, किसी का भी इतना साहस नहीं कि कोई राजा के सैन्य कक्ष में उनकी पत्नी की साइड में सो जाए। ये बात सुनकर राजा को पंडित की बातों पे थोड़ा
ये बात सुनकर राजा को पंडित की बातों में थोड़ा तर्क दिखाई दिया, लेकिन उसने सोचा कि वो मृत्यु से बचने के लिए ये सब बहाने बना रहा है। पंडित जिस राज्य से आया था वो राजा इस राजा का मित्र था, इसीलिए राजा ने अपने दूसरे मित्र को तुरंत वहां बुलवाया। पंडित जहां से आया था वहां का राजा इस राजा का मित्र था, इसीलिए इस बात को सत्य साबित करने के लिए इस राजा ने उस राजा के पास अपने सैनिकों को भेजा। सैनिकों को आने में शाम तक का समय लग गया। सैनिकों ने आकर राजा से बताया कि महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है वो सब सत्य है। पड़ोसी राजा ने पंडित के रहने की 6 महीने से अपने ही महल में व्यवस्था कर रखी थी। ये पंडित राजा का खास मेहमान था। वहां पर कोई नहीं जानता कि पंडित वहां पर कैसे पहुंचे। राजा के हिसाब से इनको फांसी की सजा देना उचित नहीं है, परंतु इस राजा के पास एक समस्या थी कि उसने बिना ही वजह जाने पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाएगा, लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह ही एक निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने ये सब जानकर अपने मंत्रियों से सुझाव मांगा, तो उन मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपका भी मान रह जाएगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी। राजा को ये मशवरा पसंद आया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे की फांसी की तैयारी की गई और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा की बात का मान जाएगा। पंडित को भी पूर्ण विश्वास था कि सूत के धागे से उसकी मृत्यु नहीं होगी। पंडित उस पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया, जैसे कि धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे। लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। पंडित के एक गले की नस सूत के धागे से कट चुकी थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसके गले से जैसे खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर शांत हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मरता हुआ देख रहे थे। ये देखकर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से भी किसी की मृत्यु हो सकती है। लेकिन घटना तो घट चुकी थी, नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज की भविष्यवाणी भी पूरी हो चुकी थी। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हम चाहे फिर कितनी ही सावधानी क्यों ना बरतें, कितना ही उपाय क्यों ना कर लें, क्यों घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय हो चुकी होती है। शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम जीवन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।